बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस इन टाइम, या इसको हम बीट्स भी कह सकते हैं। ये हमारा 21st लेक्चर होगा वेव्स एंड ओसिलेशन का। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम इंटरफेरेंस जो है वो वेव्स में स्टडी करते रहे हैं कि किस तरह से जो है अगर दो इंडिविजुअल वेव्स हमारे पास हैं और वो दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं और वो एक ही डायरेक्शन में अगर एक ही मीडियम में प्रोपगेट कर रही है तो किस तरह से रिजल्टेंट वेव जो है वो ट्रैवलिंग वेव होती है और वो सिनोसाइडल वेव की प्रॉपर्टीज भी पोजेस कर रही होती है। और दूसरा केस उसमें ये था कि अगर वो जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो आइडेंटिकल तो हैं, एक ही मीडियम में भी हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो प्रोपगेट कर रही हैं तो वहां पे जो सुपरपोजिशन होगी उसके नतीजे में जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो सिनोसाइडल तो होगी। वो रिजल्टेंट वेव सिनोसाइडल वेव तो होगी, लेकिन वो ट्रेवलिंग वेव नहीं होगी। वो कौन सी वेव होगी फिर? वो होगी स्टैंडिंग सिनोसाइडल वेव, ठीक है। तो ये दो हम पहले सुपरपोजिशंस के जो है वो दो कैटेगरीज देख चुके हैं, जिसमें एक में हमें ट्रैवलिंग वेव मिलती थी, दूसरे में हमें स्टैंडिंग वेव मिलती थी। और इसमें जो हमारी सपोजिशंस थी या कंडीशंस थी वो क्या थी, वो कि एक ये थी कि वो इंडिविजुअल वेव्स जो है वो आइडेंटिकल वेव्स थी, सेम फ्रीक्वेंसी या सेम जो है वेवलेंथ की वेव्स होती थी, और एम्पलीट्यूड भी अल्टीमेटली एक जैसा होता था उन दोनों वेव्स का। तो ये दोनों जो केसेस हैं जिसमें हमें ट्रैवलिंग वेव मिलती है एक केस में और दूसरे में हमें स्टैंडिंग वेव मिलती है, ये रेफर करते हैं स्पाशियल इंटरफेरेंस को। स्पाशियल क्यों कहते हैं? अगर हम साउंड वेव की बात करें और हम वो जो इंडिविजुअल वेव्स ले रहे हैं वो साउंड वेव्स हैं, दोनों साउंड वेव्स हैं, तो फिर हम उनको स्पाशियल वेव कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके जो वेव फ्रंट्स हैं वो अलोंग ऑल द थ्री एक्सिस जो है वो प्रोपगेट कर रहे होते हैं। तो इस बेस पे हम जब साउंड वेव को स्पाशियल वेव कहेंगे तो दोनों वेव साउंड वेव्स होंगी, उनकी रिजल्टेंट वेव भी फिर साउंड वेव होगी, तो वो सारा फिनोमेना स्पाशियल इंटरफेरेंस में चला जाएगा, ठीक है। अब अभी जो हम बीट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, और प्रीवियस हमारी जो कंडीशंस थी सुपरपोजिशन की, उसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि वहां पे हम आइडेंटिकल वेव्स लेते थे, यहाँ पे हम नॉन आइडेंटिकल या स्लाइटली डिफरिंग फ्रीक्वेंसीज की वेव्स ले रहे हैं, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसीज इंडिविजुअल वेव्स की डिफर करेंगी तो इसका मतलब ये होगा कि उनके उनके वेवलेंथ्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं हम दो वेव्स लेते हैं, इंडिविजुअल वेव्स, क्लियर है, और वो दोनों वेव्स जो हैं एक को हम कह देते हैं उसका वेव फंक्शन y1 है, दूसरी का वेव फंक्शन जो है वो y2 है, ठीक है। तो फिर इनकी जो फ्रीक्वेंसीज उनकी एक की फ्रीक्वेंसी हम f1 ले लेंगे जिसकी y1 हम वेव फंक्शन ले रहे हैं, और जिसकी y2 वेव फंक्शन ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमें f2 लेना पड़ेगी, और f1 विल नॉट बी इक्वल टू f2। तो तभी हम कहेंगे ये स्लाइटली डिफरेंट जो है वो फ्रीक्वेंसीज है। अब जब f1 और f2 मुख्तलिफ है तो उसके नतीजे में वेवलेंथ मुख्तलिफ हो जाएगा दोनों वेव्स का, दोनों इंडिविजुअल वेव्स का, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो अगर एक ही मीडियम में प्रोपगेट कर रही हैं तो वो एक पॉइंट पे तो वो इन फेज आ रही होंगी दोनों इंडिविजुअल वेव्स एक दूसरे पे, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे वो आउट ऑफ फेज जा रही होंगी साइमल्टेनियसली उसी वक्त, ठीक है। अब जहां पे वो इन फेज होंगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज करेंगी, और जहां पे वो आउट ऑफ फेज होंगी तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज करेंगी, ठीक है। और ये दोनों फिनोमिना जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, ये दोनों फिनोमिना टेम्परल इंटरफेरेंस को रेफर करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है, इसका ये नहीं मतलब कि थ्रू आउट द वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, हो सकता है वेरी नियर पॉइंट जो है वेव का वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स है, ठीक है। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स है तो ये डिफरेंस जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना दूर जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक दूसरे से जो है वो प्लेस की जा सकती है, क्लियर है बात? तो ये डिफरेंस पे जाएगा, फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस पे, या उनके जो वेवलेंथ्स हैं वो कितना डिफरेंट है एक दूसरे से, क्लियर बात? अब
ये टेम्परल कंस्ट्रक्टिव और टेम्परल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएंगे। अब इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में ये होगा कि जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो पीरियाडिकली वेरी कर रहा होगा, पीरियाडिकली वेरी कर रहा होगा, और ये पीरियाडिक वेरिएशन जो है ये रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बेसिकली मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैक्सिमा क्या है? अगर वो साउंड वेव्स हैं तो जब ये एम्पलीट्यूड जो है अपने मैक्सिमम को अप्रोच करेगा तो उस वक्त हमें जो रिजल्टेंट वेव है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहां पे एक साउंड सुनाई देगी, लाउडर साउंड, ठीक है। और जब ये एम्पलीट्यूड डिक्लाइन में जाएगा, कम होता चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो जब जब ये डिक्लाइन में जाएगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि अब जो साउंड है किसकी, या आप कहते हैं एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव का वो कम हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा। वो कितना एक कम होगा? वो मीन पोजीशन पे जब जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उस वक्त वो वैनिश हो जाएगी वो साउंड, ठीक है, और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक मैक्सिमा पे वो बड़ी थी, फिर दूसरे मैक्सिमा पे दूसरी साइड पे आप कह दें एक क्रेस्ट और दूसरा फिर ट्रफ पे जाके वो मैक्सिमा मिलेगा हमें। ये क्रेस्ट और ट्रफ किधर होंगे, कैसे होंगे, इसके लिए हम जो है वो आगे वेव फॉर्म्स देखेंगे, दोनों वेव्स इंडिविजुअल वेव्स लेंगे, फिर उनकी रिजल्टेंट वेव्स देखेंगे, ठीक है, फिर वहां से इन्वेलप वेव बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इन्वेलप वेव जो है वो एक वेवलेंथ में कैसे दो मैक्सिमा आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इन्वेलप वेव की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। एक पे हमें क्रेस्ट पे मैक्सिमा मिला, दूसरा हमें ट्रफ पे मैक्सिमा मिला। अब ये मैक्सिमा दोनों मिलके एक ही वेव में जो है दो मैक्सिमा हम अकोमोडेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक वेवलेंथ में दो बीट्स आ रहे हैं, दो बीट्स। ये जो एक मैक्सिमा है बेसिकली ये एक बीट कहलाएगा, और ये जो पीरियाडिक वेरिएशन आ रही है ना, इसको कहेंगे ये बीटिंग हो रही है। ये फिनोमिना जो है ये क्या है? बीटिंग का फिनोमिना है। क्लियर है बात? तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बीटिंग इज बेसिकली अ पीरियोडिक वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव occurring as a result of the superposition of the individual waves participating in the phenomena of superposition। क्लियर है बात? यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की या डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की वेव्स होंगी, या आप कह दें कि नॉन आइडेंटिकल वेव्स होंगी। अब एक अगर हम साइन वेव की बात करते हैं तो उसको हम वेव फंक्शन साइन वेव का जो है इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, y इक्वल्स a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब a क्या है? ये एम्पलीट्यूड है साइन वेव का, y क्या है? ये वेव फंक्शन है, या आप कह दें दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन। जब ये साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो उस वक्त y इक्वल टू a हो जाएगा, और जब ये मिनिमम जब ये साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो y इक्वल टू a हो जाएगा। जब साइन मिनिमम वैल्यू देगा वो कितना हो सकती है? वो जीरो हो सकती है, ठीक है। तो उस वक्त y इक्वल जीरो हो जाएगा, और जब ये -1 देगा तो वो नेगेटिव रीजन में जो है y जो है वो आप कह दें कि वो दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। मीन से एक अपवर्ड है एक्सट्रीम और दूसरी डाउनवर्ड होगी। क्लियर है बात? तो उस वक्त भी y जो है इक्वल टू a कहलाएगा। माइनस a कहते हैं लेकिन वो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कभी माइनस नहीं होता है, तो मॉड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, y विल बी इक्वल टू a अगेन। तो y1 इसी पैटर्न को हम लेंगे, फर्स्ट इंडिविजुअल वेव लेंगे, y1 विल बिकम इक्वल टू a साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा 1t। अब क्या किया है हमने? कहा है कि फाई इक्वल टू पाई बाई टू लेते हैं और x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। ये हमने जनरलाइज कर दिया है इस वेव फंक्शन को फॉर स्पेसिफिक कर दिया है, इस जनरल वेव फंक्शन को हमने स्पेसिफिक कर दिया है फॉर फर्स्ट इंडिविजुअल वेव्स। हमने कहा है हम ओरिजिन पे रखते हैं, हमारी जो एनालिसिस है x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और फाई जो है विच इज द फेज कांस्टेंट ये पाई बाई टू रखते हैं y1 के लिए भी और y
2 के लिए भी, और y1 के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा 1 कह देते हैं, विच विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर t1 या 2 पाई f1 भी कह सकते हैं। ओमेगा जो होगा ये 2 पाई ओवर टी होता है ना, कैपिटल टी टाइम पीरियड, तो इसको हम 2 पाई ओवर t1 भी कह सकते हैं या 2 पाई f1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर t जो है वो f के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो 2 पाई ओवर t1 विल बी इक्वल टू 2 पाई f1। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस जनरल वेव फंक्शन को जब हमने स्पेसिफिक किया फॉर फर्स्ट इंडिविजुअल वेव, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स a साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा 1t, क्योंकि x को 0 कर दिया है, ठीक है, और फाई की जगह हमने पाई बाई 2 प्लेस किया। जब ऐसा होगा तो ये लिखा जा सकता है साइन अल्फा कास बीटा कास अल्फा साइन बीटा की टर्म्स में। तो जो कास अल्फा सेकेंड टर्म होगी उसमें कास पाई बाई 2 हो जाएगा, कास पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म जो है वो सर्वाइव करेगी, सेकेंड टर्म वैनिश हो जाएगी इस एंटिटी को जब हम इवेल्युएट करते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें सेकेंड टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी, फर्स्ट टर्म जो है वो परसिस्ट करेगी, और वहां पे फिर हम कहेंगे कि साइन पाई बाई 2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 सॉरी 1 हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और कोसाइन ऑफ माइनस ओमेगा 1t जो है वो हो जाएगा कोसाइन ऑफ ओमेगा 1t, क्योंकि कोसाइन जो है वो इवन फंक्शन है, तो उसमें आप अगर एंगल नेगेटिव भी रखें तो वो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो ये ऐसे है जैसे कोसाइन ऑफ माइनस ओमेगा 1t इक्वल्स कोसाइन ऑफ ओमेगा 1t। तो ओमेगा 1 हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया है कि ये 2 पाई f1 के बराबर लिखा जा सकता है, तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ पे a कोसाइन ऑफ 2 पाई f1t। क्लियर है बात? अब y1 इसके बराबर आ गया, सिमिलरली हम कह सकते हैं y2, ये क्या है, वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड इंडिविजुअल वेव। ये कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जब हम इस जनरल फंक्शन को क्या करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे फॉर सेकेंड इंडिविजुअल वेव, वहां पे हम y2 करेंगे a साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा 2t, और वो फिर बिल्कुल इसी पैटर्न पे यहाँ पे हो जाएगा a कोसाइन ऑफ 2 पाई f2t। क्लियर बात? अब y1 आ गया हमारे पास फर्स्ट वेव फंक्शन या फर्स्ट इंडिविजुअल वेव को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन, और y2 जो है वो सेकंड इंडिविजुअल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेव फंक्शन। अब क्या होगा, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द इंडिविजुअल वेव फंक्शंस विल क्रिएट द रिजल्टेंट वेव फंक्शन। अब वो रिजल्टेंट वेव फंक्शन जो है वो y हो गया, और ये अलजेब्रिक सम लेंगे दोनों वेव फंक्शंस का, तो वो इस तरह से हमारे पास ये नई शेप में इस तरह से ये सम हो जाएगा, और इसको कहेंगे a कोसाइन ऑफ 2 पाई f1t प्लस कोसाइन 2 पाई f2t। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखें ये है ऐसे कि cos a प्लस cos b, ठीक है, cos a प्लस cos b, तो हमने a कॉमन लिया हुआ है, तो ये cos a प्लस cos b ये एंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की एक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो क्या रिजल्ट में आएगा हमारे पास 2 कोसाइन ऑफ a माइनस b ओवर 2 इंटू कोसाइन ऑफ a प्लस b ओवर 2। तो यहाँ पे आप कह दें कि अल्फा जो है या a जो है वो 2 पाई f1t है, और b जो है वो 2 पाई f2t है। क्लियर बात? यहाँ वैल्यूज प्लेस करेंगे, तो इसके बाद जो हमें रिजल्टेंट वेव फंक्शन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा 2a कोसाइन ऑफ 2 पाई इंटू f1 माइनस f2 ओवर 2 इंटू t, एंड कोसाइन 2 पाई इंटू f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू t। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज जो है वो आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ मिल रही है जो कि f1 माइनस f2 बाई 2 के बराबर है, और एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है जो कि f1 प्लस f2 बाई 2 के बराबर है। ये जो टर्म है ये रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंगेज कर रही है, और ये जो टर्म है ये पहली टर्म, ठीक है, ये विद इन ब्रैकेट ये जो हमें मिल रही है ये टर्म, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम एक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनवेलप वेव, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो इंगेज कर रही है, इनवेलप वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
अब ये कैसे आ रही है हमारे पास रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी? आपने ये डायग्राम पे आना है। यहाँ पे हमने देखा कि दो इंडिविजुअल वेव्स हम ले रहे हैं। एक एक ये वेव है, ये ग्रीन, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 मान लें। दूसरी ये वेव है जिसको हम ब्लू कह सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f2 मान लें। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ मिल रहा है? इनका रिजल्टेंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव है, वहां सुपरपोजिशन हो रही है और ये रिजल्टेंट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये यहाँ पे क्यों हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है रिजल्टेंट वेव का? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों वेव्स जो है इन फेज आ रही है, इंडिविजुअल वेव्स। जब इन फेज आएंगी तो अलजेब्रिक सम यहाँ पे क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। और यहाँ जैसे हम देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ फेज जा रही है, दोनों 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या मिल गया? फेज डिफरेंस 180 डिग्री जब भी होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 को अप्रोच करेगा, नोड मिलेगा हमें, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ पे अगेन जो है वो आउट ऑफ फेज चली गई हैं दोनों इंडिविजुअल वेव्स, तो अगेन जो मीन वैल्यू है वो मिलेगी हमें, मीन पॉइंट मिलेगा रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह ये अगेन मैक्सिमम, यहाँ पे फिर क्या मिल रही है? ये इन फेज आ रही हैं दोनों इंडिविजुअल वेव्स, यहाँ पे फिर आउट ऑफ फेज जा रही हैं, ये फिर इन फेज आ रही हैं। तो इस तरह से हमने ये रिजल्टेंट वेव जब प्लॉट की है तो ये हमारे क्या रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे? यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है कि टेम्परल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और टेम्परल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। किनमें? इन दो इंडिविजुअल वेव्स में। क्लियर है बात? अब क्या किया है हमने? ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं ना इनमें मीन पोजीशन से, ये पॉइंट्स, उनको हमने डॉटेड लाइन से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, ये डॉटेड लाइन। अब इसी तरह ये डॉटेड लाइन। अब ये एक ऐसे समझे जैसे ये नोड है या मेन पॉइंट है, ये नोड है, मेन पॉइंट है, ये नोड है, मेन पॉइंट है। अब यहाँ से हम अगर एक एक वेव एज्यूम करें तो यहाँ तक पूरी एक वेव लेंथ लैम्डा जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हाफ वेव लेंथ आ रही है। हाफ वेव लेंथ में ये किसकी वेव लेंथ है? ये इन्वेलप वेव की वेव लेंथ आप मान लें, इन्वेलप वेव की वेव लेंथ है। यहाँ पे एक मैक्सिमा मिला हमें यहाँ पे आधे वेवलेंथ में, और दूसरे हाफ वेवलेंथ में दूसरा मैक्सिमा मिला हमें यहाँ पे। अब साउंड तो ये नहीं देखेगी ना कि ये नेगेटिव रीजन है या ये पॉजिटिव रीजन है, उसने तो वैल्यू अपनी जो है वो डिस्प्ले करनी है। यहाँ मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, यहाँ मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, फिर यहाँ पे होगी आगे मैक्सिमम, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिले उसको कहेंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। या आप कह दें एक बीट यहाँ पे मिली, दूसरी बीट यहाँ पे मिली, तो एक वेवलेंथ में हमें दो बीट्स मिली, दो बीट्स मिली। अगर हम कहें कि f1 माइनस f2 ओवर 2 जो है ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये इस इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये कौन सी वेव है? ये रिजल्टेंट वेव है। कहां से मिल रही है? इन दो वेव्स की सुपरपोजिशन के नतीजे में मिल रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे हम हासिल करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी पहली वेव की फ्रीक्वेंसी जो इंडिविजुअल वेव है, जो पार्टिसिपेंट वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड इंडिविजुअल वेव की फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय 2। क्यों? दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों का एवरेज ले लेंगे तो वो रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। वो ये फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे देख रहे हैं, f1 plus f2 by 2। this frequency is basically the frequency of this resultant wave, और f1 minus f2 by 2 is representing the frequency of this envelope wave। क्लियर है बात? अब इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी हम देख चुके, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी हम देख चुके। अब एक और चीज, बीट्स की फ्रीक्वेंसी हम कहां से फाइंड करेंगे? बीट्स की फ्रीक्वेंसी हमें बिल्कुल इस फ्रीक्वेंसी से कंसर्न रखना है, ये जो इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर बात?
इसका जो डबल होगा वो बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वेवलेंथ में हम देख रहे हैं कि 2 बीट्स आ रहे हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, यही होती है ना फ्रीक्वेंसी। तो जितने ये वेवलेंथ्स पास करेंगे एक पॉइंट से एक यूनिट टाइम में, तो उसका जो डबल होगा वो बीट्स की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है बात? तो आप यहाँ से 2 हटा दें, ये जो f1 माइनस f2 बाई 2 है, ठीक है। ये अगर 2 जो है वो हम ओवरलुक कर जाए यहाँ से, तो f1 माइनस f2 जो होगा वो क्या होगी? ये बीट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो वाई इन्वेलप या जो वेव फंक्शन है इन्वेलप वेव का, वो क्या होगा? वो होगा 2a कोसाइन ऑफ 2 पाई f1 माइनस f2 ओवर 2 इनटू t। ये पार्ट जो ब्रैकेट में मिल रहा है ये इन्वेलप वेव की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये उसका वेव फंक्शन है, वाई इन्वेलप इसको कह देते हैं। और जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। यहाँ t हमें मिल रहा है क्योंकि f1 और f2 कांस्टेंट है, यहाँ f1 और f2 अगेन कांस्टेंट है, तो t जो है वो डिसाइड कर रहा है। ये एक्सिस पे हमने इस एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम हम देख रहे हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। तो ये पार्ट भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ये पार्ट भी फंक्शन ऑफ टाइम है। पहली टर्म भी फंक्शन ऑफ टाइम है, दूसरी टर्म भी फंक्शन ऑफ टाइम है इस वेव फंक्शन में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इन्वेलप वेव का वेव फंक्शन है दैट इज 2a कोसाइन ऑफ 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इनटू t। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू एक तो +1 जब कोसाइन 2 पाई ऑफ f1 माइनस f2 बाई 2 इनटू t। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये जब 1 की वैल्यू दे जाएगा। कब देगा ये? जब ये +1 देगा और जब ये -1 देगा, तो उस वक्त ये y इन्वेलप जो है वो 2a के बराबर हो जाएगा या -2a के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जब ये -2a के बराबर हो रहा होगा तो ये बेसिकली क्या होगा? ये आप कह दें कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन है इन्वेलप वेव का। ये इन्वेलप वेव है यहाँ इस टाइम इवेंट पे, इस टाइम इंस्टेंट पे ये वैल्यू मिलेगी वाई इन्वेलप की, ठीक है ना। यहाँ इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह ये होगी। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कभी मैनेज नहीं होता। तो इस बेस पे हम कहेंगे कि यहाँ मॉड लगा देंगे तो 2a जो नेगेटिव है वो भी जो है पॉजिटिव फिर लिया जा सकता है। क्लियर बात? तो y एनवेलप इज रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन ऑफ एनवेलप वेव। अब f1 माइनस f2 बाई 2 जो है ये किसकी फ्रीक्वेंसी हुई? ये फ्रीक्वेंसी हुई एनवेलप वेव की। और जो कोसाइन 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी है, ये जब +1 दे जाएगा तो उस वक्त y एनवेलप का एक मैक्सिमा मिल रहा होगा, ठीक है। और जब ये -1 दे जाएगा तब भी एक और मैक्सिमा हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो एक मैक्सिमा +1 पे मिला, दूसरा मैक्सिमा -1 पे मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वेलप वेव, ठीक है। ये इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? f1 माइनस f2 मॉड। अगेन f1 अगर बड़ा है तो ये f2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके पॉजिटिव नंबर दे जाएगा जो कि फ्रीक्वेंसी होगी f बीट, हम उसको कहेंगे। अगर f2 ज्यादा है, f2 ज्यादा हो सकती है फ्रीक्वेंसी, सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, हमें तो डिफरेंस से कंसर्न है ना। तो f2 अगर ज्यादा होगी तो हम क्या ये तवक्को कर बैठेंगे कि फिर यहाँ पे जो f बीट होगी वो माइनस होगी? फ्रीक्वेंसी कभी माइनस नहीं हो सकती। तो क्या होगा फिर? यहाँ पे हमें मॉड लगाना होगा कि अगर यहाँ पे f2 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो मैंने समय कंफ्यूज ना करे, हमें कंसर्न है नंबर जो डिफरेंस से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो f बीट ये हो जाएगा।
अब एक एक एग्जांपल उसने ली है, कहता है एक एक वेव है जो इंडिविजुअल वेव वो 438 हर्ट्ज की है और दूसरी जो वेव है वो 442 हर्ट्ज की है। तो आप बताएं कि जो रिजल्टेंट वेव है उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वो अल्टीमेटली पहली फ्रीक्वेंसी f1 और सेकंड फ्रीक्वेंसी f2, इसका सम करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो वो 440 हर्ट्ज मिलेगी, f1 प्लस f2/2। ठीक है। और जो एफ बीट है वो कहाँ से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें गिवन है एफ बीट का। क्या करेंगे हम, f1 माइनस f2, तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस 4 हर्ट्ज आएगा और हम कहेंगे ये क्या है, ये बीट्स की फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी। वो कैसे, वो इसमें f1 माइनस f2 की वैल्यू प्लेस करें, उसको डिवाइड कर दें 2 पे, तो इस तरह हम इन्वेलप वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।